हेलो प्लस टू बच्चों दिस इज माय सेकंड लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कि कैसे फ्लक्स चेंज के साथ आपके साथ इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप होती है। तो क्या कहा था फैराडेज लॉ में कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स एज फ्लक्स इज डिपेंडिंग अपॉन फोर फैक्टर्स: number of turns, strength of magnetic field, area of cross-section and angle between the normal of the coil and magnetic field। अब अगर इन चारों में से कोई भी फैक्टर चेंज करता है, n चेंज करता है, b चेंज करता है, a चेंज करता है, थीटा चेंज करता है, तो कोरस्पोंडली फ्लक्स चेंज होगी और उसके साथ क्या होगा, फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप होगी। तो फैराडे जो एक्सपेरिमेंट है उसमें क्या हुआ था कि जब मैग्नेटिक बार को कॉइल के नजदीक लेके गए या अवे लेके जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से फ्लक्स चेंज हो रही है, इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप हो रही है। और मोशनल ईएमएफ में क्या हो रहा है कि आपके पास व्हाट हैपेंस कि व्हेन ए कंडक्टर इज मूविंग ऑन ए फ्रेम, तो उस केस में क्या हो रहा है, एरिया चेंज हो रहा है। एरिया चेंज होने के कारण फ्लक्स चेंज हो रही है, फ्लक्स चेंज होने के कारण आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप हो रही है। नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है कि हाउ द फ्लक्स चेंजेस विद द एंगल बिटवीन द नॉर्मल ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड, और जिसके कारण इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप होगी। इसके लिए हमारे पास एक एग्जांपल है, व्हाट इज दैट एसी, व्हाट इज दैट इज द एसी जनरेटर। व्हाट इज दिस एसी जनरेटर? इट इज ए डिवाइस in which mechanical energy is converted into electrical energy. It is based upon the principle of electromagnetic induction. In this AC generator, what happens कि आपके पास फ्लक्स चेंज करती है कॉइल के क्रॉस, और वो फ्लक्स चेंज करने से क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप होती है और इंड्यूस्ड करंट सेटअप होता है। हाउ द फ्लक्स चेंजेस अक्रॉस दैट कॉइल, कि जब कॉइल वो रोटेट करती है तो एंगल बिटवीन दी नॉर्मल ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड चेंज करता है, तो जिसके कारण फ्लक्स चेंज करती है, इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप होती है। अगर आपको याद हो तो हमने मैग्नेटिज्म में किया था कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में जब हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने कहा था कि आपके पास यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड यूज करते हैं, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड यूज करते हैं। किस लिए कहा था मैंने कि वाई वी आर यूजिंग हियर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड? इसलिए कहा था क्योंकि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड यूज करने से एंगल बिटवीन द नॉर्मल ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड विल नॉट चेंज, वो चेंज नहीं होगा, फ्लक्स चेंज नहीं होगी, इंड्यूस करंट नहीं सेटअप होगा। तो वहां पे हमने एक्चुअली द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज यूज्ड टू डिटेक्ट द स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट और वोल्टेज, और हम वहां चाहते थे कि कोई किसी तरह का इंड्यूस करंट वहां पे सेटअप ना हो, तो उसको अवॉइड करने के लिए हमने रेडियल मैग्नेटिक फील्ड यूज की थी। लेकिन आज तो हम क्या करेंगे, करंट हमने इंड्यूस ही करना है। तो इसमें एसी जनरेटर में क्या है कि आपके पास ये दो फील्ड मैग्नेट्स हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट्स हैं, इनके नॉर्थ और साउथ पोल हैं। इन दो स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट्स में आपके पास एक कॉइल है, एक कॉइल इज बाउंड ऑन ए सॉफ्ट आयरन कोर। इसके दो एंड जो हैं आपके पास इस तरह से एक स्लिप रिंग्स के साथ कनेक्टेड है। ये आपके पास क्या है, स्लिप रिंग्स हैं। एक स्लिप रिंग क्या है, R1 है, दूसरी स्लिप रिंग क्या है, R2 है, और इन स्लिप रिंग के साथ ये कार्बन ब्रशेस लगे हुए हैं, B1 एंड B2। दिस इज B1 एंड दिस इज B2। इन कार्बन ब्रशेस के थ्रू जो आपके पास इंड्यूस करंट सेटअप होगा दैट इज टेकन इन द आउटर सर्किट। तो व्हाट हैपेंस कि हाउ कैसे एसी जनरेटर में इंड्यूस करंट सेटअप होता है। देखिए ये आपके पास ABCD आपके पास एक कॉइल है, क्लियर। नाउ व्हेन दिस कॉइल विल रोटेट मींस कि जब इसका AD नीचे जा रहा है, BC ऊपर जा रहा है, तो क्या होगा कि आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और जैसे ये कॉइल रोटेट करेगी, रोटेट करने से क्या होगा, एंगल बिटवीन दी, ये नॉर्मल ऑफ द कॉइल है, नॉर्मल ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल क्या करेगा, चेंज करेगा। एंगल चेंज करने से क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि E क्या है, d phi by dt, phi क्या है, NBA cos थीटा, थीटा चेंज होने से क्या होगा, फ्लक्स चेंज करेगी, फ्लक्स चेंज होने से इंड्यूस करंट सेटअप होगा। तो क्या है कि जब AD नीचे जा रहा है, BC ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इस कॉइल में अकॉर्डिंग टू आपके पास जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट जो आ जाएगी
दैट विल बी इन दी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहाँ पे ऐसे इंड्यूस करंट सेटअप हो जाएगा और बाहर सर्किट में इस तरह से हमारे पास करंट इंड्यूस हो जाएगा। और जब ये एडी पोर्शन नीचे चला जाएगा, बीसी पोर्शन ऊपर चला जाएगा, तो ये जो पॉइंट सी का ये आपके पास कॉन्टेक्ट पॉइंट है, इसे हम सीई कह लें, इसे डीएफ कह लें। तो जब ये ऊपर की तरफ एडी नीचे चला जाएगा और बीसी आपके पास ऊपर आ जाएगा, उस केस में क्या होगा, ई का ई पॉइंट यहां पे आ जाएगा, इसका दिस पोर्शन विल कम्स हियर एंड दिस पोर्शन ऑफ द वायर विल कम हियर। अब ऐसा होने से व्हाट हैपन्स कि आपके पास कॉइल की रोटेशन तो मैग्नेटिक फील्ड में वैसे रहेगी। अब इस कॉइल में जो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन है वो वैसे ही रहेगी, लेकिन जैसे ये करंट, अब ये एफ पॉइंट जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है वो B2 के साथ आ गया, ई पॉइंट का जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है वो किसके साथ आ गया, B1 के साथ आ गया। तो जैसे ये यहाँ पे करंट आएगा, ये करंट जो है आउटर सर्किट में आपके पास क्या होगा, आउटर सर्किट में जो करंट की डायरेक्शन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो इस तरह से जैसे ये कॉइल रोटेट करती जाएगी, कॉरेस्पोंडेंटली आपके पास फ्लक्स चेंज होती रहेगी, एंगल चेंज होने से फ्लक्स चेंज होती रहेगी, फ्लक्स चेंज होने से इंड्यूस करंट सेटअप होता रहेगा, और कॉरेस्पोंडेंटली आउटर सर्किट में करंट की डायरेक्शन भी क्या करेगी, आपके पास वेरी करती रहेगी। तो आपके पास क्या है, E इज इक्वल टू क्या है आपके पास, D माइनस डी फाई बाय डी टी है। What is here phi? Phi क्या है यहाँ पे? That is NBA cos theta है। Clear? N और B क्या है यहाँ पे? Constant है। NBA we can take it outside. This is DDT of क्या होगा? Cos theta. What's about DDT of cos theta क्या होगा? That is equal to minus sin theta into d theta by dt. What is here d theta by dt? This is the angular velocity जिसके साथ ये कॉइल क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। तो this becomes NBA omega sin theta. So this is the induced EMF set up in the coil. और इसे हम क्या लिख सकते हैं, NBA omega थीटा को क्या लिख सकते हो, you can write omega t। तो ये आपके पास induced EMF सेटअप हो जाएगी। तो दिस रिजल्ट इंप्लाई दैट कि आपके पास जो इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप हो रही है, दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ए फंक्शन ऑफ साइन, मींस आपके पास पीरियोडिक इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप हो रही है, पीरियोडिक करंट सेटअप हो रहा है। इसीलिए हमने इस जनरेटर को क्या कॉल किया है, एसी जनरेटर कॉल किया है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस होता है। अगर यहाँ पे आप ई और टी का ग्राफ प्लॉट करते हो तो आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ और टाइम का ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपके पास इस तरह का ये ग्राफ आ जाएगा। दिस इज द ग्राफ बिटवीन इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड टाइम। क्लियर? ये जो आपके पास NBA ओमेगा है, this is the maximum value of induced EMF, so it can also be written as E naught sin omega t। तो we will find that कि जब आपके पास t की वैल्यू 0 है, t की वैल्यू 0 है, तो induced EMF की वैल्यू क्या होगी आपके पास, here t at t is equal to 0, E की वैल्यू क्या होगी आपके पास 0 होगी। और जब आपके पास t की वैल्यू क्या होगी, t is equal to क्या आ जाएगा, कैपिटल T by 4 आ जाएगा। This becomes sin 2 pi by capital T into capital T by 4. So this becomes sin pi by 2. E की वैल्यू क्या होगी उस समय, E naught हो जाएगी। This is E naught। ये E naught कहाँ हुई, when time क्या है, T is equal to क्या है, capital T by 4 है। और जब ये टाइम कैपिटल T by 2 बन जाएगा, फिर आपके पास ये क्या बन जाएगा, साइन पाई बन जाएगा। साइन पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू 0। सो उस समय फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। दिस इज एट टाइम t इज इक्वल टू कैपिटल T by 2 के ऊपर होगा। और जब आपके पास टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3t by 4 हो जाएगी, उस समय क्या होगा, दिस बिकम्स साइन की जो वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, उस समय भी इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी, माइनस E naught हो जाएगी। दिस इज एट टाइम t इज इक्वल टू 3t by 4।
और जब ये टाइम कैपिटल टी हो जाएगा उस समय ये क्या बन जाएगा, साइन 2 पाई बन जाएगा। साइन 2 पाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। फिर आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सो दिस इज एट टाइम t इज इक्वल टू कैपिटल टी। सो इस तरह से आपके पास जैसे जैसे ये कॉइल रोटेट करती जाएगी, ऊपर से नीचे जाती रहेगी, फिर नीचे से ऊपर आती रहेगी, तो जैसे जैसे ये कॉइल रोटेट करती जाएगी कॉरस्पॉन्डिंगली इंड्यूस करंट क्या होगा, पीरियोडिकली आपके पास वेरी करेगा। सो इट इज कॉल्ड एसी जनरेटर। वैसे यहाँ पे जो वर्ड जनरेटर है ये मिसनोमर है, जनरेट कुछ भी नहीं करता। एक्चुअली हो क्या रहा है, यहाँ पे जो मैकेनिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, दैट इज कन्वर्टिंग इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हियर मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेक्स्ट अब मैं आपको एग्जांपल कराता हूं कि किस तरह से आपके पास B की वैल्यू चेंज होकर आपके पास when the B is changing, तो किस तरह से आपके पास फ्लक्स चेंज होगी, फ्लक्स चेंज होगी तो आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप होगी। उसकी एग्जांपल है हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस और इंडक्टेंस। इसे इंडक्शन भी कॉल कर देते हैं, सेल्फ इंडक्शन और इंडक्टेंस बोथ आर दी सेम थिंग। व्हाट इज द सेल्फ इंडक्टेंस और इंडक्टेंस, क्या है कि जब भी whensoever in a coil the current is growing or decaying, in that case in a coil itself a current is induced, that phenomena is called self inductance। जब भी आपके पास किसी कॉइल में करंट ग्रो कर रहा है या करंट डिके कर रहा है तो उस कॉइल में अपने आप ही एक करंट इंड्यूस हो जाता है, जिस फिनोमेना को हमने क्या कॉल किया है, सेल्फ इंडक्टेंस कॉल किया है और सेल्फ इंडक्शन कॉल किया है। रीजन इसका क्या है कि जब भी आपके पास कॉइल में करंट ग्रो कर रहा है या करंट आपके पास डिके कर रहा है तो व्हाट हैपेंस व्हेन द करंट इज ग्रोइंग और डिकेइंग कॉरस्पॉन्डिंगली, जैसे ये कॉइल है उस कॉइल के एक्सिस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड भी करंट चेंज के साथ उस कॉइल में उसके एक्सिस के ऊपर इस एक्सिस के ऊपर कॉरस्पॉन्डिंगली क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी चेंज करेगी। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अगर करंट ग्रो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। अगर करंट डिके कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज होने से, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू की इंक्रीज होने से या डिक्रीज होने से कॉरस्पॉन्डिंगली फ्लक्स भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी। तो फ्लक्स चेंज होने से इस कॉइल में एक इंड्यूस करंट अपने आप सेटअप हो जाएगा, which is called the phenomena of self inductance। This is the cause of self inductance। लेकिन क्या होगा, अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ कि जब आपके पास करंट इंक्रीज कर रहा है, फ्लक्स इंक्रीज कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रही है, उस समय जो इंड्यूस करंट होगा दैट विल फ्लो इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द ग्रोथ ऑफ करंट, दैट इज इन अकॉर्डेंस विद द लेंजेस लॉ। क्योंकि लेंजेस लॉ क्या कहता है कि आपके पास इंड्यूस करंट क्या है, इट ऑलवेज अपोजिट द वेरी कॉज ऑफ इट्स प्रोडक्शन। और जब आपके पास करंट डिके करेगा मींस मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करेगी, मींस फ्लक्स डिक्रीज करेगी, उस समय इंड्यूस करंट विल फ्लो इन द डायरेक्शन ऑफ द डिके ऑफ करंट। क्यों, अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ ने जो इसका कॉज है उसको अपोज करना है। अब डिके के टाइम ये इसको अपोज तभी कर सकता है अगर इंड्यूस करंट जो इसका कॉज है डिके ऑफ करंट है, अगर वो उसको डिके को रोके, डिके को वो तभी रोक सकता है कि जब वो उसी की डायरेक्शन में फ्लो करे। जिस कारण व्हाट हैपन कि जब आपके पास किसी कॉइल में करंट ग्रो करता है तो उसका प्रोसेस जो होता है स्लो होता है, और आपके पास जब करंट डिके करता है तो उसका प्रोसेस क्या होता है, फास्ट होता है। तो अगर हम इंड्यूस करंट और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करें तो वी आर गेटिंग दिस टाइप ऑफ ग्राफ। ये जो फर्स्ट पोर्शन है इट इज रिप्रेजेंटिंग फॉर द ग्रोथ ऑफ करंट, दिस इज फॉर ग्रोथ ऑफ करंट, और जो सेकंड पार्ट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज रिप्रेजेंटिंग द डिके ऑफ करंट। दिस इज द प्रोसेस ऑफ डिके ऑफ करंट। ग्रोथ ऑफ करंट में
आपके पास टाइम कितना लग रहा है, T1 लग रहा है। डिके ऑफ करंट में टाइम कितना लग रहा है, T2 लग रहा है। हियर T1 इज ग्रेटर देन T2। बहुत ही अच्छा ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। समटाइम्स ये ग्राफ दिया होता है, आपके पास 4 चॉइसेस दी होंगी A B C D। A B C D में T1 इज इक्वल टू T2, T1 इज ग्रेटर देन T2, T1 इज लेस देन T2, ऐसे चॉइसेस दी होंगी। बट करेक्ट क्या होगा कि आपके पास यहाँ पे T1 की वैल्यू क्या होगी, दैट इज ग्रेटर देन T2 होगी। क्लियर? तो इसी केस में हमने एक टर्म डिफाइन किया है, व्हाट इज दैट, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। व्हाट इज दिस कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस? देखिए इस कॉइल में, जो इस कॉइल के क्रॉस जो फ्लक्स लिंक्ड होगी, फ्लक्स लिंक्ड विद दिस कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, और flux linked with this coil that is equal to L into I. What is here L? L is here known as coefficient of self inductance. L को हम क्या कहेंगे? This is called coefficient of self inductance. तो यहां से हम coefficient of self inductance को डिफाइन भी कर सकते हैं। क्या कि अगर सपोज करो I की वैल्यू 1 है तो L की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी। तो दिस रिजल्ट इंप्लाइज दैट coefficient of self inductance is the flux linked with the coil when unit current is flowing through it. Clear? अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दें तो ये क्या बन जाएगा, d phi by dt is equal to ddt of L I. L यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट, तो दिस becomes L into di by dt. What is here d phi by dt? This is minus e, तो e is equal to क्या आ जाएगा, minus L into di by dt. Clear? Both are very important result. यहां से भी हम कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपके पास di by dt की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, तो उस केस में इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू न्यूमेरिकली इक्वल टू क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस है। क्या कहते, उस केस में हम क्या कह सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्वल टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ सेट अप इन द कॉइल व्हेन देयर इज ए change of current is, rate of change of current is unity. यहाँ पे नेगेटिव साइन का क्या सिग्निफिकेंस है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ऑलवेज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट पॉजिटिव है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ नेगेटिव है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट नेगेटिव है तो उस केस में इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। जो यूनिट्स हैं हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस के, दैट इज हेनरी। कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस के ऐसे सिस्टम में जो यूनिट्स हैं वो क्या है, हेनरी है। रिमेंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज आल्सो नोन एज इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम इसे इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी कॉल करते हैं। व्हाई इट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? क्योंकि मैकेनिक्स में इनर्शिया क्या करता है, इनर्शिया अपोजिस द मोशन, मोशन को अपोज करता है। तो यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस क्या कर रही है, इट इज अपोजिंग द ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट, सो इट इज नोन एज इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इस तरह से हम हमारे पास डिफरेंट, अगर आपके पास जैसे कॉइल है या सोलेनॉइड है या आपके पास सर्कुलर रिंग है, हम उनकी कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस calculate कर सकते हैं। If suppose it is a coil, it is a solenoid, this coil is wound over a soft iron core, then it behaves as a solenoid। तो इस solenoid का आपने सेल्फ इंडक्टेंस निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ दिस solenoid will be equal to L is equal to क्या होगा, phi upon I। What is your phi? phi क्या होता है, NBA, NBA cos थीटा। यहाँ पे थीटा क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल ऑफ द कॉइल आपके पास सेम डायरेक्शन में है, थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और किसी सोलेनॉइड में जब आपके पास आई करंट फ्लो करता है तो मैग्नेटिक फील्ड उसके एक्सिस के ऊपर कितनी प्रोड्यूस होती है, वी आर कंसीडरिंग हियर इट इज ए लॉन्ग सोलेनॉइड। कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, म्यू नॉट एन आई। एंड रिमेंबर व्हाट इज हियर एन, n is the number of turns per unit length। यहाँ पे कैपिटल N क्या है, that is the total number of turns है, I कैंसल हो जाएगा, तो this becomes mu naught small n into capital N into A। So this is the coefficient of self inductance of a solenoid। ये solenoid का coefficient of self inductance आ जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, mu naught
n स्क्वायर a by l। अगर स्मॉल n को n by l लिख ले तो where l is the length of the solenoid इस तरह भी लिखा जा सकता है, और this can be also written as mu naught small n square a into l। इस फॉर्म में भी इसको लिखा जा सकता है, लेकिन ख्याल रखना है जब स्मॉल n यूज कर रहे हो दैट इज मींस नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और जब कैपिटल N यूज कर रहे हो दैट इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। सो दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड। अगर सोलेनॉइड की जगह आपके पास सर्कुलर रिंग है, सर्कुलर रिंग का आपने कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है। दिस इज ए सर्कुलर रिंग जिसका रेडियस कितना है, कैपिटल R है, तो आपके पास L क्या आ जाएगा। अगर इस सर्कुलर रिंग की टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, कैपिटल N नंबर ऑफ टर्न्स है, तो L क्या आ जाएगा, फाई अपॉन आई। फाई क्या है, NBA। लेकिन यहाँ पे रिंग के कारण आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, दैट इज म्यू नॉट Ni अपॉन 2R आ जाएगी। क्या आ जाएगी, दैट इज म्यू नॉट Ni बाय 2R। एंड व्हाट्स अबाउट हियर एरिया, एरिया क्या होगा इसका, दैट विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो इस तरह सर्कुलर रिंग विच कंसिस्ट ऑफ कैपिटल N नंबर ऑफ टर्न्स, तो उसका आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस क्या आ जाएगा, म्यू नॉट n स्क्वायर, आई यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, पाई r by 2। This is the coefficient of self inductance of a circular ring which consists of capital N number of turns। If it is only having one turn, तो n की वैल्यू क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे, that becomes mu naught pi r by 2। तो above रिजल्ट क्या इंप्लाई करते हैं, जो कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस है दैट इज ओनली डिपेंडिंग अपॉन द डायमेंशंस ऑफ द सिस्टम, सिस्टम की डायमेंशंस के ऊपर ही डिपेंड करती है। तो आपके पास इसी सेल्फ इंडक्टेंस के कारण कि जब किसी कॉइल में करंट ग्रो करता है या करंट आपके पास डिके करता है, तो उसके कारण जिस एक्सटर्नल एजेंसी के कारण आपके पास वहां पे करंट ग्रो या डिके करने में उसको क्या करना पड़ता है, इंड्यूस करंट के अगेंस्ट वर्क करना पड़ता है, तभी वो अपनी उस करंट को उस कॉइल में मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचा सकता है। तो उस केस में आपके पास जो वर्क करना पड़ता है उस एक्सटर्नल एजेंसी को, वो वर्क इस कॉइल में किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाता है, दैट वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी इन द कॉइल। तो मैग्नेटिक एनर्जी किसके बराबर आ जाती है, दैट मैग्नेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन जस्ट टू reach the value of current in a coil to its maximum value। Here I naught is the maximum value of current। तो ये आपके पास वर्क डन क्या होता है, दैट इज EI dt होता है। तो यहाँ पे E की वैल्यू जो है वो क्या होगी, दैट इज L इंटू DI बाय dt I dt। सो dt dt यहाँ पे कैंसल आउट हो जाएगा। दिस बिकम्स इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू I नॉट, L यहाँ पे कांस्टेंट है, will take it outside, I di, so this comes half L I naught square। So this is the magnetic energy stored in a coil when the current reaches its maximum value I naught। तो this energy is stored in the form of magnetic energy, and magnetic energy stored पर यूनिट वॉल्यूम इन द कॉइल, दैट इज कॉल्ड, पर यूनिट वॉल्यूम जो होगी उसे हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी कॉल कर देंगे। तो अगर इसको इसके जो कॉइल है आपके पास उसके वॉल्यूम से डिवाइड कर दें, वॉल्यूम से डिवाइड करने के बाद ये जो मैग्नेटिक एनर्जी आ जाएगी दैट कम्स b स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट आ जाएगी। सो b स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट ये आपके पास क्या है, एनर्जी डेंसिटी है। तो ये कैसे आपके पास रिजल्ट आया, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, L की वैल्यू आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ, अगर आपके पास सोलेनॉइड है कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट n स्क्वायर A बाय L है, और वॉल्यूम कितना है, A इंटू L है। तो आपके पास ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास ये मैग्नेटिक एनर्जी किसके बराबर आ जाएगी, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी किसके बराबर आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन b स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट आ जाएगी।
यही कारण है कि आपके पास इस सेल्फ इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी के कारण ही क्या है, जब आपके पास किसी इंडक्टर के साथ रजिस्टर लगा हुआ होता है तो उस रजिस्टर में जो करंट है वो इमीडिएटली अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक नहीं पहुंचता। एक्चुअली क्या है, वो करंट जो है, चाहे आपके पास स्टडी करंट भी है, आपके पास बैटरी लगी हुई है जिससे डीसी फ्लो करती है, वो डीसी भी क्या है अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचने में आपके पास ये नहीं है कि आपने डीसी लगा दी। अगर रजिस्टर के साथ कोई बैटरी लगी हुई है तो सिंपल उसमें करंट क्या होगा, इमीडिएटली अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाता है। लेकिन अगर आपके पास इस रजिस्टर के साथ कहीं पे ये इंडक्टर लगा हुआ है, दिस इज ए इंडक्टर, दिस इज द सिंबल ऑफ इंडक्टर, ये इंडक्टर का सिंबल है। ऐसे कॉइल की फॉर्म में अगर हम कभी भी किसी रजिस्टर को शो करते हैं तो वो दैट मीन्स दैट कि इट इज ए इंडक्टर। तो जब कभी भी आपके पास किसी रजिस्टर के साथ इंडक्टर लगा होता है तो इस रजिस्टर में जो करंट है वो आपके पास स्टेडली ग्रो नहीं करता, जो करंट ग्रो करता है उस रजिस्टर में एक्सपोनेंशियली इस तरह से ग्रो करता है, जिस करंट को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिएंट करंट कहते हैं। तो मींस अगर आप उस एलआर सर्किट के लिए करंट और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हो तो आपके पास इस तरह से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आती है। कारण इसका यही है कि जब आपने इस रजिस्टर और रजिस्टर के साथ इंडक्टर लगा दिया, यहां पे आपके पास एक बैटरी लगी हुई है, ये आपके पास एक टू वे की है। तो इसमें जब आपके पास ये टू वे की है, आपके पास दिस इज ए टू वे की, तो क्या होता है कि दिस इज की K1 की, दिस इज द की K2। जब आप की K1 को ओपन करते हो, K2 को क्लोज करते हो, तो होना तो एक्चुअली ये चाहिए था कि करंट इमीडिएटली रजिस्टर के में मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन करंट इसमें क्या है, इमीडिएटली अपनी मैक्सिमम वैल्यू के ऊपर नहीं पहुंचता। कारण उसका ये है कि ये इंडक्टर क्या कर रहा है, इस रजिस्टर में करंट ग्रो करने को अपोज कर रहा है। तो जिसके कारण क्या है, द करंट विल नॉट बी रीच टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू इमीडिएटली, इट विल टेक सम टाइम टू रीच इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो ऐसे करंट को हम कॉल भी क्या करते हैं, ट्रांजिएंट करंट कॉल करते हैं। तो किसी भी इंस्टेंट के ऊपर सपोज कर लो कि यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कितना है, di/dt है, तो उस केस में इंड्यूस्ड ईएमएफ इसके क्रॉस क्या होगी, L इंटू di/dt होगी। और उस समय करंट कितना फ्लो कर रहा है, I करंट फ्लो कर रहा है, तो रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, IR होगा। तो जो हमने सप्लाई दी है वो कितनी है, आपके पास E है, और वो E पोटेंशियल डिफरेंस जो है आपके पास टोटल पोटेंशियल डिफरेंस भी किसके बराबर आ जाएगा, L इंटू di/dt, L इंटू di/dt प्लस क्या होगा, I इंटू R के बराबर होगा। क्लियर। लेकिन जब आपके पास इसमें करंट क्या है, अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाएगा, तो आपके पास सपोज कर लो यहां पे I की वैल्यू क्या होगी, I नॉट हो जाती है, तो इट मीन दैट उस समय di/dt क्या होगा, 0 होगा। उस केस में देयर इज नो कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ, इसका कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सेल्फ इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी इसमें डिमिनिश हो जाएगी। तो उस समय आपके पास ये जो आपके पास सप्लाई है V, दैट इज इक्वल टू, अगर उसको हम E कह लें तो E की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, दैट इज इक्वल टू I नॉट R आ जाएगी। तो here this equation becomes I naught R is equal to IR plus L into di/dt बन जाएगी। So when तो it means that जो आपने सप्लाई दी हुई है उसकी वैल्यू तो क्या होगी, that is equal to I naught R के बराबर होगी। अगर हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें तो di अपॉन ये क्या बन जाएगा, I naught माइनस I is equal to क्या हो जाएगा, that is माइनस, दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, L बाय R इंटू माइनस L बाय R इंटू dt आ जाएगा। क्या किया मैंने, रीअरेंज क्या किया, इसको मैं उस तरफ ले गया, इसको उस तरफ ले गया, और I नॉट माइनस I को नीचे ले आया, दिस इज हियर प्लस साइन, और dt को आपके पास R को उधर मैं नीचे ले गया और dt को भी उधर ऊपर ले गया, तो दिस बिकम्स di अपॉन I नॉट माइनस I इज इक्वल टू L बाय R इंटू dt। अब अगर इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करें कहां से कहां, कि किसी भी इंस्टेंट के ऊपर करंट 0 से I पहुंचता है,
और उसको टाइम कितना लगता है 0 to t लगता है। इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, i इज इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई रेज पावर माइनस r बाई एल इंटू टी। सो दिस रिजल्ट इंप्लाइज दैट कि करंट जो है एलआर सर्किट में कैसे ग्रो कर रहा है, एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है। हियर दिस L by R को हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट, दिस इज नोन एज इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट। और जितनी इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, करंट को अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचने में उतना ज्यादा लगेगा, उतना ही टाइम ज्यादा लगेगा। अगर हम इसके L by R के डायमेंशंस भी चेक करें तो इट इज हैविंग दी डायमेंशंस ऑफ टाइम के ही डायमेंशंस आएंगे। तो अगर हम इस इक्वेशन से देखें, प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली तो देखें कि करंट जो है एक्चुअली क्या है, आई नॉट कब बनेगा, सिर्फ आई नॉट तब बन सकता है जब टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। मींस थ्योरेटिकली अगर इस इक्वेशन से देखें कि करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक तभी पहुंचेगा आफ्टर लार्ज टाइम के बाद ही अपना करंट मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचेगा। बट प्रैक्टिकली क्या होता है, करंट रीचेज टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू आफ्टर 5 और 6 टाइम जो था इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट। सो थैंक यू वेरी मच बच्चों। इससे आगे मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करूंगा, इसी को ही कंटिन्यू रखेंगे। सो बच्चों, जैसे आपको पता है कि मेरी सारी की सारी क्लासेस इस राष्ट्र को समर्पित है, इस राष्ट्र के कोरोना वॉरियर्स को समर्पित है, पीएम केयर फंड को समर्पित है। बच्चों, आपने इस कोरोना महामारी से बचने के लिए 3 W's का ख्याल रखना है। वियर योर मास्क, वॉश योर हैंड्स एंड वॉच योर सोशल डिस्टेंस। और इन 3 W's का ख्याल रख के आपने कोरोना को हराना है और इस विश्व को जिताना है। तो बच्चों, आपने स्वस्थ रहना है, सुरक्षित रहना है, जागरूक रहना है, जागृत रहना है। इसके लिए हम एक शांति पाठ भी करेंगे। ओम ध्यो शांतिरंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषध्य शांति वनस्पति शांति विश्वदेव शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांति रेधि। ओम शांति शांति शांति।